हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक सोल्यूशन के बारे में पढ़ा था और हाइपरटोनिक हम लोग पढ़ रहे थे। तो वहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो उसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं पहले कि एक कंटेनर है। उस कंटेनर में एक सोल्यूशन है जो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है। हाईली कॉन्सेंट्रेटेड मीन्स वाटर उसमें कम है और सॉल्ट्स वगैरह या मिनरल्स जो है वो ज़्यादा है। ठीक, तो यानी उसमें मिनरल ज़्यादा है। ग्रीन कलर से मैंने मिनरल बना दिया और वाटर क्या है, कम है, तो ब्लू कलर से मैंने वाटर बना दिए। अब इसमें एक सेल सेल जो मान लीजिए इनिशियली इतना बड़ा साइज का था, ये सेल है मान लेते हैं, ये न्यूक्लियस सेंटर में ब्लैक कलर, इतना बड़ा सेल इसमें डिप करते हैं इस कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब होता है कि जिसमें सॉल्ट या मिनरल ज़्यादा हो और वाटर कम हो। जब इसमें सॉल्ट मिनरल ज़्यादा है सेल के कंपैरिजन में, तो सेल में कम होंगे। ठीक, और चूंकि ऑस्मोसिस में वाटर का मूवमेंट होता है तो वाटर बाहर कम है और सेल के अंदर कंपैरेटिवली उसके मतलब कंपैरिजन में ज़्यादा सेल के अंदर है पानी। तो पानी कहाँ से कहाँ मूव करेगा, सेल के अंदर से बाहर के एनवायरनमेंट में। जहाँ भी कंटेनर का हम लोग एग्जांपल एक सिंपल ले रहे हैं, बाहर के एनवायरनमेंट में वो वाटर मूव करेगा। ठीक है, तो बाहर की तरफ वाटर मूव करेगा, यानी सेल से बाहर की तरफ पानी निकलेगा कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन की तरफ। अब जब सेल से पानी बाहर निकल जाएगा, वाटर बाहर निकल जाएगा, तो सेल का साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। पहले तो पानी की वजह से ज़्यादा मतलब फुल्ली स्ट्रेच था, अपने पूरे साइज में था, लेकिन जैसे ही वाटर उसके अंदर का निकलेगा वैसे ही वो श्रिंक कर जाएगा। अब श्रिंक कर जाएगा तो कैसा दिखेगा, आइए समझते हैं। फिर से एक कंटेनर बनाना पड़ेगा। ये कंटेनर हमारा बन गया। कंटेनर ये समझने के लिए है, ठीक है, क्योंकि हर एक सेल इतना माइन्यूट होता है, उसको कंटेनर में निकाल के नहीं कर सकते। वो बॉडी हमारे प्लांट या एनिमल के बॉडी में नेचुरली ये प्रोसेस होता रहता है, लेकिन हम लोग कंटेनर के माध्यम से समझ रहे हैं इस फेनोमेना के, इस प्रोसेस को। तो इसमें एक सेल था, सॉरी कुछ गड़बड़ हुई है। अब जो इसमें न्यूट्रिएंट ज़्यादा थे और वाटर कम था, अब इसमें सेल का साइज क्या हो जाएगा, ऐसे सिकुड़ा हुआ श्रिंक हो जाएगा। ठीक ना, श्रिंक हो गया, यानी सेल का साइज छोटा हो गया। और ये किसकी वजह से हुआ, बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द वाटर फ्रॉम फ्रॉम द सेल टू द आउटसाइड एनवायरनमेंट, सराउंडिंग एनवायरनमेंट में ट्रांसफ़र हो गया वाटर। दैट्स वाई सेल गेट्स श्रिंक्ड, सेल जो है सिकुड़ गया, साइज में छोटा हो गया। इस फिनोमेना को बोलते हैं एक्जोऑस्मोसिस। ये भी ऑस्मोसिस फिनोमेना है और ये किस तरफ हो रहा, बाहर की तरफ। सेल से ही हम लोग कंपेयर करके ऑस्मोसिस फिना को समझते हैं। जब सेल के अंदर जा रहा था, जैसे हाइपोटोनिक सोल्यूशन था, जब सेल के अंदर वाटर मूव कर रहा था और सेल स्वेल कर जा रहा था, फूल जा रहा था, बहुत अपने नॉर्मल साइज से थोड़ा बड़ा हो जा रहा था, तो उसको एंडो ऑस्मोसिस बोलते हैं। ठीक, यानी अंदर की तरफ, सेल के अंदर की तरफ मूवमेंट होना वाटर का, जब बाहर का सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन लो हो, हाइपोटोनिक हो। और यहाँ पर हाइपरटोनिक था, यहाँ बाहर के कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा था। यहाँ पे जो वाटर का मूवमेंट सेल से अंदर से बाहर की तरफ हो रहा था, तो ये अंदर से बाहर की तरफ हो रहा है, तो एक्जोऑस्मोसिस फिनोमेना हो रहा है और इसी की वजह से सेल श्रिंक कर जा रहा है। और जबकि आइसोटोनिक सोल्यूशन में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा था, क्योंकि सेल के अंदर का जो कॉन्सेंट्रेशन है और बाहर का जो कॉन्सेंट्रेशन है इक्वल था। दैट्स वाई उसमें कोई भी सेल के शेप एंड साइज में कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और कोई भी ऑस्मोसिस फिनोमेना नहीं हो रहा था, सब बैलेंस था। ठीक है, तो ये हम लोग समझ लिए।
अब आते हैं हम लोग, तो इस तरह हम लोग समझें कि डिफ्यूजन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना है किसी भी लिविंग सेल में, उसके सारे प्रोसेस को होने के लिए, चाहे वो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट का ट्रांसफ़र हो, वाटर का ट्रांसफर हो, अंदर से बाहर, या वेस्ट का रिमूवल हो, वो सभी फिनोमेना के लिए डिफ्यूजन होता है। और डिफ्यूजन किस फॉर्म में होता है? ऑस्मोसिस के थ्रू होता है। ऑस्मोसिस भी डिफ्यूजन का ही एक पार्टिकुलर प्रोसेस है। ठीक है, पार्टिकुलर प्रोसेस है। तो आगे हम लोग समझते हैं, कुछ एक्टिविटी दी है आपके बुक में, जैसा कि एक्टिविटी 5.3। 5.3 में क्या दिया है कि आप एक एग लीजिए, 2 एग ले लीजिए, और अंडा आप लोग देखे ही होंगे। तो एग को लेकर के उसको कॉन्सेंट्रेटेड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl, सभी एसिड डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड दोनों फॉर्म में आते हैं। डाइल्यूट मीन्स ऐसा एसिड जिसकी ताकत या जिसका स्ट्रेंथ कम हो, यानी उसमें वाटर ज़्यादा हो और एसिड का मात्रा कम हो, उसको डाइल्यूट एसिड बोलते हैं। और कॉन्सेंट्रेटेड एसिड का मतलब होता है ऐसा एसिड जिसमें वाटर बहुत कम हो और एसिड का मात्रा उसमें बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, तो डाइल्यूट एसिड में उस एग को डाल देंगे, और जैसे ही एग को डालेंगे तो उसके बाहर का जो सरफेस है, हार्ड सरफेस, वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या करेगा? कैल्शियम कार्बोनेट एसिड के प्रेजेंस में डाइल्यूट होने लगता है, मतलब घुल जाता है। ठीक है, तो वो डाइल्यूट होकर घुलने लगता है। हाँ, तो आप एग लेंगे, उसको डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डिप करेंगे, तो उसके बाहर का जो हार्ड लेयर होता है अंडे का, वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, और वो पिघलने लगेगा और कुछ देर बाद वो लेयर हट जाएगा। उसके बाद उसके नीचे का एक पतला सा झिल्लीदार फैट और फैट से बना हुआ, मोस्टली फैट से बना हुआ एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम लोग बोलते हैं सेल के बारे में, उसी तरह का एक थिनेस्ट लेयर बचा रहेगा, जिसके अंदर उसके अंदर का एग के अंदर का यॉक और अदर लिक्विड रहेगा। तो उसको हल्के से पकड़ के उस अंडे को, अब हम क्या करेंगे, वो हमारा सेल रेडी है एंडोस्मोसिस या एक्सोस्मोसिस प्रोसेस या एक्टिविटी को शो करने के लिए। क्योंकि जब तक उस पर सेल है, उस पर कोई बाहरी कोई सलूशन का ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। दैट्स वाई उसके बाहरी लेयर को निकालने के लिए डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज करेंगे। कॉन्सेंट्रेटेड का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड यूज करेंगे तो पूरा बाहर का भी लेयर डिजॉल्व हो जाएगा और अंदर का भी डिजॉल्व हो जाएगा, पूरा सलूशन बन जाएगा। तो हमको अंदर का लेयर, अंदर का जो एग है, वो जो थिनेस्ट लेयर के साथ है, उसको बचाए रखना, तभी हम लोग एक्टिविटी को समझ पाएंगे। तो ये सेल निकल गया, उसके बाद हम लोग उसको वाटर में डालेंगे। ठीक है, एक ट्रांसपेरेंट कांच के ग्लास में या बीकर में उस सेल को बहुत ही आराम से डालेंगे ताकि वो फट न जाए। उसको डाल देंगे वाटर में, क्लीन वाटर है, कुछ भी उसमें नहीं है, सॉल्ट मिनरल एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। तो कुछ आप देखेंगे कि पानी का मात्रा सेल के अंदर बहुत कम है, फैट और प्रोटीन और मिनरल बहुत ज़्यादा होते हैं, और बाहर ज़्यादा है। तो पानी कहाँ से कहाँ मूव करेगा? बाहर से, कंटेनर में से, यानी ग्लास में से उस अंडे के अंदर, सेल के अंदर। और जब ये ट्रांसफ़र होगा, तो यानी अंदर की तरफ हो रहा है, तो एंडो ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू हो रहा है, क्योंकि बाहर का सोल्यूशन हाइपोटोनिक है। हाइपोटोनिक यानी कि उसमें सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन कम है बाहर, और अंदर ज़्यादा है। तो ये मूवमेंट होगा और इसकी वजह से सेल जो है स्वेल कर जाएगा, फूल जाएगा। ठीक है, ये आपको ऑब्जर्व हो जाएगा, बहुत ही ईजीली आप ये घर पे कर सकते हैं। दूसरा, इसी एक से मतलब एक और एक उसको, उसका भी सेल हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह की हेल्प से रिमूव करेंगे, और फिर उसको एक ट्रांसपेरेंट कांच के ग्लास में डालेंगे, जिसमें सॉल्ट सॉल्यूशन है, यानी पानी भी है और उसमें ढेर सारा सॉल्ट डिजॉल्व है, नमक घुला हुआ है। अब उसमें डालेंगे तो क्या होगा कि क्योंकि अंदर का सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन कम पड़ जाएगा एज कम्पेयर टू जितना हमने बाहर घोला है। तो पानी, बाहर नमक ज़्यादा है, पानी कम, और अंदर उसके कंपेरेटिवली सॉल्ट कम है, पानी ज़्यादा है। तो पानी का कॉन्सेंट्रेशन जहाँ ज़्यादा रहेगा वो कम की तरफ जाएगा, तो अंदर से वाटर
सेल से बाहर की तरफ निकलने लगेगा। ठीक है, तो ये बाहर की तरफ हो रहा है प्रोसेस, तो यानी एक्जो ऑस्मोसिस प्रोसेस होगा। और बाहर का सोल्यूशन कैसा है, हाइपरटोनिक। और एक्जो ऑस्मोसिस होने की वजह से क्या होगा कि जो सेल है, जो अंडा है थिन लेयर्ड के अंदर, वो श्रिंक कर जाएगा, सिकुड़ जाएगा। उसका आकार जो नॉर्मल पहले था उससे भी वो छोटा हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर का लिक्विड या वाटरी लिक्विड निकल गया है बाहर एक्जो ऑस्मोसिस के थ्रू। तो ये एक्टिविटी आप सिंपली समझ सकते हैं। इसके अलावा आप लोग कभी घर में किशमिश वगैरह पानी में भिगोए होंगे, या खीर वगैरह या किसी चीज़ में किशमिश अगर डाला जाता है लिक्विड वाले चीज़ों में, लिक्विड वाले फूड आइटम में, तो आप देखते होंगे वो फूल जाता है। तो ये वो भी कैसे होता है, एंडोऑस्मोसिस के थ्रू। तो उसको भी कर सकते हैं हम लोग। जैसे सबसे सिंपल तरीका है कि आप अभी मार्केट में ग्रेप्स आ रहे हैं, ये एक्टिविटी 1.5.4 ग्रेप्स आ रहे हैं यानी अंगूर। तो अंगूर को लेकर के बहुत ही ईजिली एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं आप, कि अंगूर लीजिए और उसको क्लीन वाटर में डाल दीजिए। तो क्लीन वाटर में डालेंगे तो काफ़ी कुछ मिनट या घंटों बाद देखेंगे तो वो अपने नॉर्मल साइज से और बड़ा हो जाएगा, थोड़ा स्ट्रेच हो जाएगा, फूल जाएगा। क्योंकि पानी जो है बाहर से अंदर की तरफ मूव कर रहा है, बाहर पानी का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। अब वही कुछ और अंगूर ग्रेप्स लीजिए और दूसरे कंटेनर में डालिए जिसमें ढेर सारा नमक घोल दीजिए उस पानी में। अब उसके बाद क्या देखेंगे कुछ घंटे बाद, उसको रखने के बाद, कि वो जो किशमिश सॉरी ग्रेप्स है वो सिकुड़ जाएगा, क्योंकि उसके अंदर का वाटर बाहर की तरफ निकल गया सोल्यूशन में। ठीक, तो इस तरह भी ये एक्सोऑस्मोसिस या एंडोऑस्मोसिस प्रोसेस को आप घर बैठे करके समझ सकते हैं। और सेम सेम जो प्रोसेस है वो किशमिश में होता है, रेजिन में, क्योंकि ग्रेप्स को ही सुखा करके किशमिश बनाया जाता है एक पार्टिकुलर कंडीशन में, ताकि वो सड़े ना। तो किशमिश भी है कि सूखा हुआ रहता है, उसको पानी में डालेंगे तो कुछ मिनटों घंटों बाद वो स्वेल कर जाएगा, यानी एंडोऑस्मोसिस हो गया, क्योंकि उसके अंदर वाटर कम है, बाहर ज़्यादा है, इसलिए वो तो श्रिंक हो गया है। और किशमिश अगर फूला हुआ है, जैसे फूल गया पानी में डालने के बाद, उसको वापस किसी नमक वाले सॉल्यूशन में डालेंगे तो फिर से उसके अंदर का पानी निकल जाएगा कुछ घंटों बाद, और फिर से वो श्रिंक कर जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारी सिंपल सिंपल एक्टिविटी करके आप इन प्रोसेस को समझ सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद इस इन सब प्रोसेस से हम लोग समझ गए हैं कि जो भी लाइफ सपोर्टिंग प्रोसेस होता है सेल में, क्योंकि लाइफ का सबसे बेसिक यूनिट है, तो जो सेल में होता है वो ओवरऑल हमारे पूरे बॉडी में सारे सेल्स में होता है। तो ये इंपॉर्टेंट फिनोमेना है डिफ्यूजन। तो इस तरह हम लोग देखेंगे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम, चाहे मल्टी सेलुलर हो, प्लांट, एनिमल, हम, ये सभी में वाटर का मूवमेंट, न्यूट्रिएंट का मूवमेंट, ये सभी ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू होता है। कभी किसी टाइम पर किसी सेकंड पे एंडोऑस्मोसिस होता है तो किसी सेकंड पे एक्सोऑस्मोसिस, क्योंकि लगातार हमको हमारे हर एक सेल को न्यूट्रिएंट चाहता है और हर एक सेल से वेस्ट प्रोड्यूस होता है। तो एंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस लगातार होते रहता है और चीज़ें सेल के अंदर और बाहर मूव करती रहती हैं। जैसे प्लांट जो है रूट्स से पानी एब्जॉर्ब करते हैं, वो भी एक ऑस्मोसिस फिनोमेना है, ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू ही होता है। ठीक है, जब पानी की मात्रा लैंड में जो अवेलेबल सॉइल में अवेलेबल वाटर का अमाउंट से कम रहता है, तो वो रूट हेयर्स जो है एब्जॉर्ब करते हैं एंडोऑस्मोसिस के थ्रू। इसी तरह गैसेस का जो एक्सचेंज होता है सेल्स में या प्लांट या एनिमल के किसी बॉडी पार्ट्स में, तो वो भी ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू ही होता है। यानी जितने भी लाइफ को सपोर्ट करने वाले इवेंट हैं, फिनोमेना है, उन सबको लिए रिस्पॉन्सिबल ये ऑस्मोसिस प्रोसेस है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हम लोग समझ सकते हैं। उसके बाद दो अलग टर्म्स आएंगे इसी से रिलेटेड हैं, जिनको हम लोग को समझना ज़रूरी है। वो है एक्टिव एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, एक्टिव एंड पैसिव। ये आपका इंग्लिश ग्रामर वाला नहीं है, अभी मैं इसका मतलब समझाता हूँ। एक्टिव एंड पैसिव, ठीक है। पहले एक्टिव ट्रांसपोर्ट समझते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है
कि जब ऑस्मोसिस फिनोमेना अपने आप नहीं होता है, अपने आप नहीं होता है का मतलब है कि जनरली हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ किसी भी चीज़ का मूवमेंट होता है, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, यानी जो अपने आप हो, जिसके लिए कोई अलग से फोर्स लगाना ना पड़े, ठीक। अब कुछ ऐसे फिनोमेना है जिसको करने के लिए हमको एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ता है, तभी वो हो पाएगा। जैसे कि मान लीजिए कुछ चीज़ें अंदर बाहर से अंदर लानी है सेल में, ठीक है, लेकिन सेल उसको अलाउड नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी उसकी ज़रूरत है, तो उसको हम लोग फोर्सफुली इंटर करेंगे, सेल के अंदर करेंगे ना। तो उस फोर्सफुली यानी फोर्स अप्लाई करके, कुछ फोर्स लगा करके चीज़ों को अंदर डालना, यानी अगेंस्ट प्रोसेस के अगेंस्ट जाना, या फिर फोर्सफुली किसी चीज़ को अंदर से बाहर सेल के निकालना, इस तरह के प्रोसेस को एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। यानी द काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, मतलब विद द हेल्प ऑफ फोर्स एंड एनर्जी, यानी ऐसे ऑस्मोसिस फिनोमेना जिसमें हम लोग एनर्जी और फोर्स लगा करके उसको फैसिलिटेट करते हैं, आगे बढ़ाने में हेल्प करते हैं। बिना एनर्जी लगाए वो प्रोसेस नहीं हो सकता है, क्योंकि हम लोग रिवर्स डायरेक्शन में कर रहे हैं, नॉर्मली जो हो रहा है उसके अगेंस्ट कर रहे हैं। और जैसे कि हम लोग सिंपल एग्जांपल अगर डेली लाइफ से लें, कि पानी को हम लोग, जो नल में पानी नीचे हमारे आ रहा है रूम में, लेकिन हमको छत पे पहुंचाना है, छत से 2 फ्लोर पे, 3rd फ्लोर पे पहुंचाना है, तो पानी कैसे पहुंचेगा? पहुंच जाएगा, बस नल हम चालू करेंगे? नहीं, उस पर हमको फोर्स देना पड़ेगा। फोर्स देने के लिए हम लोग को वाटर पंप लगाना पड़ेगा। अदरवाइज पानी हम लोग नल का चालू भी करेंगे, पाइप ऊपर करेंगे तो पानी ऊपर चढ़ेगा नहीं, पूरा पाइप में पानी भर के नीचे गिरने लगेगा। तो हमको अगेंस्ट द ग्रेविटी जा कर के वहाँ पानी को नीचे से ऊपर भेजना पड़ता है पाइप के थ्रू, और वो वाटर पंप ही रिस्पॉन्सिबल है। उसी तरह ये भी फिनोमेना है कि कोई भी प्रोसेस, लाइफ गिविंग प्रोसेस में जब कुछ एक्टिविटी करने के लिए, कुछ प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए एनर्जी देना पड़ता है, तो उसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। अब इसी का जस्ट रिवर्स है पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि ऐसे प्रोसेस जिसमें कोई एनर्जी या फोर्स ना लगाना पड़े, वो अपने आप फ्लुएंटली हो रहे हैं, जिसको हम लोग अभी स्पॉन्टेनियस फिनोमेना बोलते हैं, बोल रहे थे, समझे थे, ठीक है। तो यानी जो नेचुरली अपने आप एक अपने नॉर्मल स्पीड से हो रहा है फिनोमेना, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन, जैसा कि वेल ऑब्जर्व्ड है बहुत सारे बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ केसेस में, जितने भी ऑब्जर्व हुए हैं रिसर्च में, वो वैसा अगर हो तो उसको पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, जो नॉर्मली हो रहा है। लेकिन जो नॉर्मली नहीं हो रहा है, जिसको हम लोग अगेंस्ट द प्रोसेस जाके करना चाहते हैं, यानी हाई टू लो मूवमेंट होता है, लेकिन हम लोग लो टू हाई मूवमेंट कराना चाहते हैं किसी चीज़ का, तो उसके लिए हम लोग को बाहर से फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। तो इसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं जब फोर्स लगाते हैं, और जो नॉर्मली होता है नेचुरल प्रोसेस को, नेचुरल टाइम लेकर के, उसको हम लोग पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, जिसके बारे में अभी हम लोग पढ़े थे, जो बहुत सारे एक्टिविटी के थ्रू। और इन सारे प्रोसेस के लिए सबसे और एक और डिसाइडिंग फैक्टर क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। किसी भी सेल का या कोई भी जो मेम्ब्रेन बीच में आता है, जिसके अक्रॉस, जिसके दोनों तरफ ये मूवमेंट हो रहा है, उसका भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि वो फ्लेक्सिबल, सॉफ्ट है और सेमी परमिएबल है। कुछ चीज़ों को अलॉट करता है, कुछ चीज़ों को अलॉट नहीं करता है मूवमेंट के लिए, तो उसका ये होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर सेल मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल ना हो या परमिएबल ना हो, तो ये सब सारे फिनोमेना नहीं होंगे, और सेल में या वेस्ट बनेगा तो वेस्ट ही बना रह जाएगा, और वेस्ट बना जाएगा, वेस्ट बाहर नहीं निकलेगा तो सेल मर जाएगा, और बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट अंदर आने लगेगा तो भी सेल बर्स्ट कर जाएगा। तो इसलिए सेल मेम्ब्रेन का होना और उसका जो सेमी परमिएबल या परमिएबल किसी हद तक होना बहुत ज़रूरी है। उसमें जैसा कि हम लोग स्टार्टिंग के चैप्टर के स्टार्टिंग वीडियो में समझे थे, कि कोई भी जो प्रोसेस, जो इंटरनल पार्ट्स हम लोग सेल्स के देखते हैं, वो सारे किसी एक ही माइक्रोस्कोप से नहीं देख पाते हैं, क्योंकि सेल के अंदर के पार्ट्स बहुत ही छोटे हैं, बहुत ही माइन्यूट हैं, तो उनको देखने के लिए और बहुत ज़्यादा हाई पावर के माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे आपके बुक में लिखा भी है ये, कि
प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैन ओनली बी सीन थ्रू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो बहुत ही ज़्यादा हाई पावर का होता है, जिससे एटम का भी एक धुंधला सा इमेज देखा गया है। अभी तक फिलहाल क्लियर इमेज तो नहीं दिखा गया है। तो एटम तो कई कई सारे हजारों लाखों एटम से मिलकर के क्या बनता है, सेल या कोई भी मैटर बनता है। तो उसी तरह केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखा जा सका है। और नॉर्मल माइक्रोस्कोप से हम लोग देखते हैं तो केवल हम लोग को सेल का शेप, साइज, उसमें न्यूक्लियस का पोजीशन और सेल वॉल भी दिखता है, यानी उसका आउटर लेयर। उसमें क्लियरली डिस्टिंक्ट नहीं हम लोग कर पाएंगे कि ये सेल मेम्ब्रेन है। तो क्लियर पिक्चर जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा गया है। अब ये जो ऑस्मोसिस प्रोसेस है, ये तो हम लोग समझ गए। उसी के आधार पे कुछ एनिमल जो है चीज़ों को अंदर लेते हैं, खाने को खाते हैं, अपने फूड को या अपने प्रे को, शिकार को खाते हैं। जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है ये अमीबा के बारे में, कि अमीबा जो है, आप अमीबा के बारे में पिछले चैप्टर्स में भी पढ़े होंगे कि अमीबा अपने आसपास आए हुए प्रे को सूडोपोडिया नाम का आम बनाकर उसको अंदर अपने इनगल्फ कर लेता है, निगल लेता है। तो जब कोई ऑर्गेनिज्म, चाहे वो माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल का हो जैसे अमीबा का केस हम लोग पढ़ रहे हैं, या कोई भी एनिमल अपने सेल के अंदर किसी भी फूड को या प्रे को, यानी प्रे को क्यों खा रहा है, क्योंकि वो उसके लिए उसका फूड ही है, अपने अंदर इनगल्फ करता है, तो उसको एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। एंडो यानी अंदर, हम लोग पढ़े थे अभी एंडोऑस्मोसिस। तो ये एक तरह से एंडोऑस्मोसिस जैसा ही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा वर्ड चेंज किया गया है, क्योंकि यहाँ पे ये फूड के रूप में बस देखा जा रहा है कि फूड अंदर आ रहा है या बाहर जा रहा है, इसलिए थोड़ा सा टर्म के वर्ड में चेंज किया गया है। तो कोई भी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जब फूड को अंदर इनगल्फ करता है तो उसको एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। साइटो मीन्स सेल होता है, और एंडो मतलब अंदर, और सिस मतलब ईटिंग। तो एंडोसाइटोसिस मतलब अंदर की तरफ निगल करके खाना। इसका अपोजिट होता है केस एक्जोसाइटोसिस। एक्जोसाइटोसिस में क्या होता है, जब कोई चीज़ हार्मफुल है, जैसे वेस्ट हम लोग पढ़े थे एक्जोऑस्मोसिस, तो उसी तरह जब खाया हुआ फूड बहुत सारा तो एब्जॉर्ब हो जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा, लेकिन बचा हुआ जो वेस्ट है वो क्या करेगा सेल, वो तो अंदर रखेगा नहीं, उसको बाहर फेंकेगा। तो बाहर जब फेंकेगा तो अपने सेल से बाहर वेस्ट मटेरियल निकालेगा। इसको बोलते हैं एक्जोसाइटोसिस। तो एंडोसाइटोसिस और एक्जोसाइटोसिस ये दो फिनोमेना होता है जो ऑस्मोसिस के जैसे ही हैं, बस यहाँ पर फूड के रेफरेंस में एक केस लिया जा रहा है, जबकि ऑस्मोसिस हम लोग लिक्विड वाटर मूवमेंट या मिनरल के मूवमेंट पे लिया जा रहा था। ओके, अब हम लोग देखते हैं ये एक्टिविटी 5.5 क्या दिया हुआ है। फाइंड आउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्कूल लाइब्रेरी। ये बोल रहा है कि आप अपने स्कूल के लाइब्रेरी में जा कर के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में स्टडी करिए, समझिए कि कैसा है वो, क्या क्या उसकी रिजोल्यूशन, मैग्नीफिकेशन पावर है, और इसके क्या एडवांटेज है उसके डिस्कवरी के बाद या उसके इन्वेंशन के बाद, सॉरी डिस्कवरी नहीं बोलेंगे, इन्वेंशन बोलेंगे। तो उसके इन्वेंशन के बाद क्या क्या चीज़ें आसान होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बहुत ज़्यादा हाई पावर का है। तो अगर आप उसके बारे में स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे, तो उसके भी कई सारे टाइप होते हैं। SEM इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यानी स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और एक होता है स्कैनिंग टनलिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो उसके भी टाइप्स होते हैं, और अलग अलग टाइप में अलग अलग तरह की चीज़ों को ऑब्जर्व किया जाता है, देखा जाता है। ठीक है, तो जब इसका इन्वेंशन हुआ तो जितने भी माइन्यूट चीज़ें हैं जो इंसान जो नॉर्मल माइक्रोस्कोप से नहीं देख पा रहा है, तो उन सब के बारे में देखना समझ गया, और उन चीज़ों के बारे में स्टडी होना शुरू हो गया था। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है साइंस के फील्ड में, क्योंकि ये बहुत सारे जो मिस्ट्री थी, जो रहस्य थे, उन चीज़ों पर से पर्दा हटाया, क्योंकि इनविजिबल चीज़ों को विजिबल कर दिया जो पहले नॉर्मल माइक्रोस्कोप से इम्पॉसिबल थे। तो यही सब चीज़ें आप उसमें पढ़ सकते हैं। एक्टिविटी में दिया है कि आप स्टडी कर सकते हैं लाइब्रेरी में जा कर के।
या आप इंटरनेट की हेल्प से भी पढ़ सकते हैं या फिर अपने टीचर से भी पता कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं इसमें वही कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं और ये क्वेश्चन हम लोग पहले ही मैंने डिस्कस कर दिया था पिछले वीडियो में कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर सेल के बाहर आते हैं या अंदर जाते हैं। वही ऑस्मोसिस फिनोमेना हम लोग कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे कि कहाँ ज़्यादा है कहाँ कम है, तो डिफ्यूजन को ध्यान में देते हुए ऑस्मोसिस अंदर या बाहर होता है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमेएबल क्यों है ये भी हम लोग समझ लिए हैं, क्योंकि ये सेलेक्टेड चीज़ों को ही जो सेल के लिए यूजफुल है या हार्मफुल है उन्हें ही अंदर या बाहर आने जाने देता है, तो इसलिए इसको सेलेक्टिवली परमेएबल बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। अब आते हैं सेल के एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट पे। मेम्ब्रेन तो हो गया, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेल वॉल। जो सेल वॉल है केवल किस में पाया जाता है? प्लांट सेल में। एनिमल सेल में कोई भी एक्सटर्नल लेयर नहीं होता है सेल मेम्ब्रेन के बाहर, जबकि प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन तो होता ही है, उसके बाहर एक और हार्ड लेयर होता है जिसको कि क्या बोला जाता है? सेल वॉल बोला जाता है। उससे पहले हम लोग ये आप ये देख लीजिए जो पीछे ये लीव्स बनी हुई है, लीव्स है जो ये ऑर्नामेंटल प्लांट है। ऑर्नामेंटल प्लांट यानी जो घरों में सजावट के लिए यूज की जाते हैं। इसमें कोई प्रोडक्ट नहीं मिलता है या फ्रूट नहीं बनते जो हम लोग कंज्यूम कर सके, खा सके, तो लोग घरों में अपने गार्डन में सजाने के लिए इसको उगाते हैं। तो ये रियो प्लांट है, ठीक है। कौन सा प्लांट है? रियो। तो ये रियो प्लांट है, रियो प्लांट्स का लीफ है। अब इसके बारे में हम लोग आगे आप बुक में चलते हैं। चलिए तो हम लोग सेल वॉल के बारे में पढ़ते हैं। सेल वॉल जो होता है वो सेलुलोज से बना होता है। सेलुलोज इज अ काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो सेलुलोज एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, ऐसे बहुत सारे मोर देन 100 टाइप्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट के। उसी में से एक है सेलुलोज, जो प्लांट्स में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, प्लांट प्रोडक्ट में। उसके अलावा भी और चीज़ें स्टार्च, अमाइलोपेक्टिन एट्सेट्रा एट्सेट्रा, बहुत सारे टाइप्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट के। तो मेन हम लोग अभी पढ़ रहे हैं सेलुलोज। जो सेल वॉल होता है वो सेलुलोज से बना होता है, और सेलुलोज जो है सेल को एक प्रोटेक्टिव लेयर प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ देता है, ठीक है, ताकि अंदर का सेल जो है सुरक्षित रहे अपने सेल मेम्ब्रेन के साथ। क्यों? क्योंकि प्लांट जो है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में एक्सपोज होता है, उसको ढकने के लिए कुछ भी हम लोग मतलब ऐसा नहीं है कि वो कुछ पहन सकता है तो उसके सेल्स प्रोटेक्टेड हैं। तो नेचर ने उनके सेल्स को ही ऐसा मजबूत बनाया है कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएँ एक लिमिट तक बाहरी कंडीशन से, ठीक है। तो इसलिए सेल वॉल प्रोटेक्टिव लेयर का काम करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और उसके स्ट्रक्चर को भी फिक्स रखता है सेल्स के, ठीक है। वो उनके सेल्स मतलब डिस्ट्रक्चर नहीं होते हैं कि चेंज हो जाएंगे, क्योंकि ये सेल वॉल का साइज जो है या जो उसका शेप है फिक्स है, उसी के अंदर ही वो सेल लिविंग रहेगा। तो ये हम लोग समझें। अब जब ऑस्मोसिस प्रोसेस होता है, तो उसमें चीज़ें या तो बाहर की तरफ निकलती हैं थ्रू वाटर या अंदर की तरफ आती हैं सेल में, ठीक है। अब इसको समझने के लिए एक नया फिनोमेना आया है, लेकिन अभी मैंने आपको एक पिक्चर दिखाया था गूगल इंटरनेट के थ्रू। वो कौन सा पिक्चर था? रियो लीफ का पिक्चर था, जो ऑर्नामेंटल प्लांट है, रियो। तो ये रियो लीफ ऑर्नामेंटल प्लांट है। इसके लीव्स रियो प्लांट है जिसमें इसके लीफ का यूज किया जाता है एक सिंपल से एक्टिविटी करने के लिए, जिसको बोलते हैं जिसको एक मिनट में नाम लिख देता हूँ, प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस बोलते हैं, ठीक है। अब प्लाज्मोलिसिस क्या होता है, कैसे होता है, इसको हम लोग समझेंगे इसमें। तो यहाँ पे एक्टिविटी दिया हुआ है। इस एक्टिविटी 5.6 में आपको बोला गया है कि रियो प्लांट का
लीफ ले लीजिए और उसको उसके स्लाइड पे रखकर उसको देखिए हाई पावर माइक्रोस्कोप में कि उसके सेल्स कैसे दिख रहे हैं। नॉर्मली उसका बहुत ही थिनेस्ट लेयर काट करके, लीफ का थिनेस्ट लेयर काट करके हमको किस में ऑब्जर्व करना है, माइक्रोस्कोप में, हाई पावर माइक्रोस्कोप में, कि सेल का शेप साइज कैसा है। उसमें आपको क्लोरोप्लास्ट, बहुत सारे डॉट्स ग्रीन ग्रीन दिखेंगे जिसका मतलब है क्लोरोप्लास्ट है, ग्रीन ग्रैन्यूल्स जिसको बोलते हैं, और अदर पार्ट्स दिखेंगे, सेल न्यूक्लियस दिखेगा। तो ये तो हो गया नॉर्मल कंडीशन। अभी इसको हम लोग एक डायग्राम बना के समझते हैं कि ये मान लीजिए प्लांट सेल है। प्लांट सेल लगभग रेक्टेंगुलर होता है। ये प्लांट सेल है। प्लांट सेल का ये कह सकते हैं हम लोग सेल मेम्ब्रेन है। इसके बाहर हम लोग क्या बना देंगे, एक मिनट, थोड़ा गड़बड़ हो गया। इसके बाहर ग्रीन कलर से हम लोग सेल वॉल बना सकते हैं, इसी से एकदम लगा हुआ, मान लेते हैं लगा हुआ है, इतना स्पेस नहीं रहता है, छूट गया है ड्राइंग में। तो सेल वॉल हो गया, अंदर न्यूक्लियस हो गया, एक ही न्यूक्लियस रहता है, ये है, और बाकी अदर पार्ट्स इसमें हैं, जो भी पार्ट्स हैं इसके ऑर्गेनल्स हैं। तो ये नॉर्मल मान लेते हैं एक सेल है किसका, ये रियो लीफ में। अब ये सब ऑब्जर्व करने के बाद सब पार्ट्स देख लिए। अब इसको क्या करेंगे, इसके सेल्स को या उस जो कटे हुए थिन सेक्शन है उसको सीधे हम लोग हाई कॉन्सेंट्रेशन के सोल्यूशन में डाल देंगे, यानी हाइपरटोनिक में। किस में डालेंगे, हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक यानी जिसमें सॉल्ट का मात्रा ज़्यादा हो या शुगर का मात्रा ज़्यादा हो, कोई भी मिनरल या न्यूट्रिएंट ज़्यादा हो और पानी कम हो एज कम्पेयर टू सेल। तो क्या होगा, उसको जैसे ही उसमें डालेंगे तो उसमें आपको दिखेगा कि जो वाटर है अंदर से बाहर निकल जाएगा, तो सेल क्या होगा, सिकुड़ेगा, श्रिंक करेगा। तो कैसे श्रिंक करेगा प्लांट का सेल, वो हम लोग देखेंगे, उसी को प्लाज्मोसिस बोलते हैं, उसको हम लोग अब समझेंगे। तो मान लीजिए थोड़ा छोटा सेल बनाते हैं जो समझने के लिए आसान रहेगा। ये पहले सेल वॉल बना देते हैं, उसके बाद अंदर सेल बना दिए ना, तो ये उसके अंदर न्यूक्लियस बना दिए। न्यूक्लियस के बाद अदर ऑर्गेनल्स इसी में मान लेते हैं। तो आप देखेंगे कि ये जो सेल मेम्ब्रेन और जो सेल है अंदर का वो श्रिंक हो गया, और ये जो ग्रीन वाला सेल वॉल है वो अपने जगह पर रहा। तो यानी जो भी ट्रांसफ़र होता है चीज़ों का, न्यूट्रिएंट का, अदर मटेरियल्स का, सेल के अंदर या बाहर, वो सीधे केवल सेल को ही अफेक्ट करता है, बाकी चीज़ों को नहीं, सेल वॉल को नहीं। सेल वॉल चूँकि नॉन लिविंग है, ठीक है, वो एक प्रोटेक्टिव लेयर है, हार्ड लेयर है, रिजिड लेयर है, तो प्रोटेक्शन के लिए है। उसके थ्रू चीज़ें अंदर आती हैं, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू भी अंदर जाती हैं, या सेल मेम्ब्रेन के अंदर से निकल के फिर सेल वॉल से निकल करके बाहर जाती हैं, ठीक है। तो इसलिए सेल वॉल अपने पोजीशन पे फिक्स है, और जो अंदर का सेल है सेल मेम्ब्रेन के साथ वो श्रिंक कर जा रहा है। अब इधर आप लोग देख रहे होंगे खाली जगह बच जा रहा होगा, ये काफ़ी स्पेस बच जा रहा है, यानी सेल सिकुड़ जा रहा है और सेल वॉल से दूर हो जा रहा है, क्योंकि सेल वॉल तो हार्ड है, वो अपना पोजीशन चेंज करेगा नहीं, ठीक है। तो इससे ये प्रूव होता है, इस एक्टिविटी से, कि जो चीज़ों का ट्रांसफ़र हो रहा है, जो भी चीज़ें ट्रांसफ़र हो रही हैं सेल में, वो केवल लिविंग पार्ट में ही जा रही हैं, लिविंग पार्ट को ही अफेक्ट करती हैं। यानी सेल का लिविंग पार्ट क्या है, सेल मेम्ब्रेन और उसके अंदर के सारे पार्ट्स। जो सेल वॉल है वो तो केवल एक प्रोटेक्टिव लेयर का काम करता है, साथ में स्पेस देता है चीज़ों को आने जाने के लिए, ठीक है। तो इसलिए इस फिनोमेना को प्लाज्मोसिस बोलते हैं। प्लाज्मोसिस मीन्स मूवमेंट ऑफ द व्हेन द सेल get shrink and move away from the cell wall when it is put in the hypertonic solution, ठीक है। यानी हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखेंगे तो जो सेल है वो श्रिंक कर जाएगा और दूर हो जाएगा, किससे, सेल वॉल से, यानी अंदर ही सिकुड़ जाएगा, सेल वॉल से साइड से दूर हो जाएगा। इसी को प्लाज्मोलिसिस
प्रोसेस बोलते हैं। ये भी आप इस एक्टिविटी से करके देख सकते हैं। अपने घर में तो नहीं देख सकते, इसको लैब में ही देखना पड़ेगा, क्योंकि वहीं पे सारे माइक्रोस्कोप और अदर एपरेटस मिलेंगे जो जिनकी हेल्प से आप ये सारा एक्टिविटी परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आप समझ गए। ऑस्मोसिस केवल लिविंग सेल में होता है, डेड सेल में नहीं होता है, उस पर कोई उसका इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसको हम लोग समझ गए इसमें से। उसके बाद और ये वही फिर से बता रहा है कि सेल वॉल जो है, जो प्लांट में हो या फंगी में भी होता है या बैक्टीरिया में भी होता है, वो क्या करता है, जो बाहर का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उससे विथ स्टैंड मतलब उसको उससे लड़ने या उससे झेलने की क्षमता देता है। कि बाहर का कंडीशन कभी भी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी चेंज हो सकता है, उसके अपने सेल के अकॉर्डिंग तो बाहर का कंडीशन होगा नहीं, तो उससे विथ स्टैंड करने के लिए या उसके झेलने के लिए उसको हमेशा तैयार रखता है सेल को। सेल वॉल एक तरह से प्रोटेक्टिव लेयर का काम करता है। और जब मान लीजिए कि हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखा है तो सेल क्या होगा, वो अंदर का सेल वॉल के थ्रू लिक्विड अंदर आएगा और वो फूल जाएगा सेल। तो किस पे प्रेशर बनेगा, सेल वॉल पे, क्योंकि सेल वॉल तो फिक्स है, वो तो चेंज करेगा नहीं अपना पोजीशन, तो उस पर प्रेशर थोड़ा सा बन जाता है। लेकिन उस प्रेशर को वो हैंडल करता है। ये नहीं कि वो ज़्यादा वाटर सेल के अंदर आ गया तो सेल वॉल टूट जाए। इतना ईजिली अगर टूट जाएगा तो उसको प्रोटेक्टिव लेयर करने का तो बात ही नहीं आता है। तो वो उसने प्रेशर को झेल लेता है। ठीक है, और फिर वो एक्स्ट्रा वाटर कंज्यूम हो जाता है सेल में। और साथ में थोड़ा अगर और ज़्यादा एक्स्ट्रा वाटर है जो आ गया है एंडोऑस्मोसिस के थ्रू, वो फिर एज ए वेस्ट न्यूट्रिएंट के साथ या वेस्ट के साथ वापस बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से ये फिनोमेना होता है। जबकि एनिमल सेल में हम लोग पढ़े तो वहाँ तो कोई एक्सटर्नल सपोर्टिंग लेयर या प्रोटेक्टिव लेयर होता नहीं है, तो वहाँ पे हम लोग इजीली श्रिंक होने का हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक सोल्यूशन में मूवमेंट देख चुके हैं। यहाँ पर लेकिन क्या हो रहा था, सेल वॉल जैसे का तैसा था, केवल अंदर के पार्ट्स जो हैं सेल मेम्ब्रेन और इंक्लूडिंग अदर ऑल द सेल, जो लिविंग पार्ट है वही केवल अफेक्ट हो रहा था। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे जो है कि न्यूक्लियस। दिस इज द थर्ड पार्ट। पहले सेल मेम्ब्रेन हो गया, देन सेल वॉल, अब न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस तो आप लोग क्लास 8 पिछले क्लास में भी पढ़े होंगे कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है सेल का। ठीक है, तो इससे बहुत सारे फंक्शन कंट्रोल होते हैं सेल के, इसीलिए इसको कंट्रोल रूम ऑफ द सेल भी बोला जाता है कभी कभी, क्योंकि इसके वर्क का इतना इम्पोर्टेंस है, इतना वाइटल रोल ये प्ले करता है। वाइटल रोल यानी बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइफ गिविंग रोल। इसकी वजह से इसको कंट्रोलर ऑफ द सेल बोलते हैं। आगे भी इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और एक्टिविटी भी समझेंगे। फिलहाल इतना ही देखते हैं और बाद में इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, हैव अ नाइस डे।